जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक द हिंदू का एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आपके सामने दी जाएंगी। तो एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। हर बार की तरह आज भी शुरुआत किस चीज़ से होगी? आपका यूपीएससी पीवाईक्यू 2021। तो 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कभी भी बन सकते हैं और स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछ चुका है। तो याद रहे, यूपीएससी भी क्वेश्चंस रिपीट करती है लेकिन अलग तहेजे में। तो क्वेश्चन को देखते हैं बिना विलंब किए हुए। तो पहला क्वेश्चंस यहाँ पे ये है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इस टर्म के ऊपर बहुत सारा खेलती है यूपीएससी। तो यहाँ पे बातें बोली गई हैं, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करी जा रही है ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के निर्माण हो गया था, वहाँ पे एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भारत की क्या थी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, और दूसरा जो बोल रहा है कि सवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, तीसरा बोल रहा है सवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, और चौथा जो बोल रहा है सवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको कमेंट सेक्शंस में देना है। इसकी डिटेलिंग आपको अगले वीडियो में दी जाएगी, यानी नेक्स्ट डे दी जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2021 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड। तो भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बना दिया गया है। भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट ये रहा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पद्मा अवार्ड विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो एक बार सस्पेंड किया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। तीसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है कि नंबर ऑफ भारत रत्ना अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। तो पर्टिकुलर ईयर में मैक्सिमम 5 ही हम इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं, दे सकते हैं, ऐसा चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो पूछ रहा है रॉन्ग है। तो कहा जा रहा है कि पहला और दूसरे में बोल रहा है दूसरा, तीसरे में बोल रहा है 1 और 3, चौथे में बोल रहा है ऑल 1, 2 और 3 सभी रॉन्ग को बताया गया। तो कौन सा सही है, इसको आपको कमेंट सेक्शंस में लिखिए, और कमेंट सेक्शंस में एक बार लिख देंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी कोई किस चीज़ का लिख कर प्रैक्टिस करिए, लंबे समय तक याद रहती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसिमेट्री पावर जो है डेवलप हुई है। तो एसिमेट्री पावर क्या है, ये उसी के ऊपर यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। आपको याद होगा रिसेंटली जो टसल चल रहा था पिछले कई महीनों से दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन से, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे फेडरलिज्म कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। यहाँ पे पॉजिटिव फीचर ऑफ इंडिया पॉलिटी जो है वो फेडरल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में हमें दिखाया जा रहा है। यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जिसे नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी बोली जाती है, उसके बीच में बहुत सारा टसल चलता रहता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं जो कि इंडलेस होते हैं, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिपीटेडली ले डाउन किया है और अपना जो रिलेशनशिप है उसको गवर्न करने की बातें यहाँ पे बोली है। तो जो अभी लेटेस्ट वर्डिक्ट निकला है, जो जजमेंट निकला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, वो क्या जजमेंट दिया है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं डज इंडीड हैव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इसी चीज़ के लिए फ़ाइट चल रही थी कितने महीनों से कि जो भी ऑफिशियल्स हैं, गजटेड ऑफिसर्स हैं, उनका किसके ऊपर फंक्शनल कंट्रोल है। तो यहाँ पे जजमेंट से ये बताया गया कि उनका जो कंट्रोल है वह दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर है। तो दिल्ली गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, उनके चेंज कर सकती है, ऐसा पावर सुप्रीम कोर्ट उनको अभी जजमेंट में दिया गया है। तो आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इट इज़ लिमिटेड टू सर्विसेज
रिलेटेड टू एक्सटेंट ऑफ करेंट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को लेके यहाँ पे लिमिटेड सर्विस के रूप में यहाँ पे बताई जा रही हैं। और दूसरी बातें ये बोली जा रही हैं कि स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो हैं वो सारी चीज़ें, और किसको छोड़ के, 3 एक्सक्लूड को छोड़ के सारी चीज़ें स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में हम लोग जा सकते हैं। स्टेट तो अपनी लिस्ट बनाएगी ही बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है यूनियन के साथ मिलके। लेकिन यहाँ पे क्या बातें बोल रही हैं, किस 3 चीज़ों को छोड़ के आप लॉ दिल्ली गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये पहली चीज़ें हुई पब्लिक ऑर्डर, दूसरी चीज़ें हुई पुलिस, और तीसरी चीज़ें हो गई लैंड। तो इसीलिए आपको याद होगा अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में रेसलर के द्वारा, तो यहाँ पे जो पुलिस आता है वो सीधे आपकी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो वो लोग रेगुलेट करते हैं दिल्ली की पुलिस और लैंड और पब्लिक ऑर्डर। तो ये सब चीज़ किसके अंडर में है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में डायरेक्टली आता है, जो कि अमित शाह जी हैं। यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ को छोड़ के दिल्ली गवर्नमेंट अपने लॉ को फ्रेम कर सकती है, स्टेट के और कंकरेंट लिस्ट को कर सकती है। ये क्लियरिफिकेशन अभी सुप्रीम कोर्ट दी है। सेंटर का क्या आर्गूमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है दिल्ली की, उसके अब्सेंस में ये कैसे ऐसी चीज़ें जजमेंट आ सकती हैं, अभी तक ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है इन सो फार अज सच मैटर इज अप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे ऐसी चीज़ें कैसे आ सकती हैं, यहाँ पे बोली जा रही हैं। सब्जेक्ट ऑफ सर्विसेज विल नॉट फॉल अंडर दिल्ली गवर्नमेंट रेमिट। तो उसके चीज़ें उसके अंतर्गत नहीं पड़ती हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा चीज़ें सेंटर क्लेम कर रहा है, सेंटर बता रहा है, ऐसी चीज़ों को सेंटर बता रहा है। कोर्ट इस पे क्या सफाई दिया है, तो कोर्ट सफाई यहाँ पे ये दिया है कि इट इज़ स्यू जेनेरिस नेचर ऑफ दिल्ली। तो नेचर जो दिल्ली की जो नेचर है वो स्यू जेनेरिस है। यहाँ पे स्यू जेनेरिस का मतलब आपको बता देते हैं। स्यू जेनेरिस का मतलब होता है, देखिए क्वेश्चंस कहीं से बना सकता है, तो टर्म से भी क्वेश्चंस बना सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो स्यू जेनेरिस का मतलब होता है एक यूनिकनेस कैरेक्टर। तो यूनिकनेस कैरेक्टर है किस चीज़ की, तो यहाँ पे दिल्ली की यह कोई प्रॉपर स्टेट नहीं है, यह एक यूटी है, और यूटी के साथ साथ क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर रखे हुए है। कुछ पार्ट यूनियन के गवर्नमेंट में इसके कुछ चीज़ें आती हैं, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, बाकी चीज़ें दिल्ली के गवर्नमेंट के अंडर में ये चीज़ें आती हैं। तो यूनियन टेरिटरी स्टेटस इज़ नॉट यूज्ड टू लिमिट द रोल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जो दिल्ली में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रहे हैं उनके रोल को आप लिमिट नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है। 5 जज की बेंच यहाँ पे रूलिंग करी है और इस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करी है और इस प्रिंसिपल को बताया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो वर्डिक्ट दिया है वो एक अंडर स्कोरिंग बताया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ GNCTD। तो यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ये चीज़ें बताई जा रही हैं, इसकी मे नॉट बी इनफ एंड और अंडरलाइंग पावर स्ट्रगल इन दिल्ली। तो ये जो पावर है ये अभी भी इनके ऊपर सौंप तो गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं अपने जजमेंट में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्कोप अभी भी हैं, लूप होल्स अभी भी आ रहे हैं। as long as center continue with its effort to clip power of the government because of its antagonism towards आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पे सीधे ये एडिटर बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विरुद्ध यहाँ पे जाके कार्य चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए ये दिक्कत में चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। बात आ रही है कि GNCTD का जो अमेंडमेंट किया गया 2021 में, ये न्यू दिल्ली की बात करी जा रही है, GNCTD नेशनल कैपिटल टेरिटरी की, इसका अमेंडमेंट करके इसको स्ट्रेंथन करने की बात करी गई थी और स्ट्रेंथन द हैंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन रनिंग दिल्ली। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ी पावर दी गई थी ताकि वो दिल्ली को अच्छे से रन कर सके और कंटिन्यू कर सके सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू कर सके, तभी जाके ये टसल इतने महीनों तक चली है। अब जाके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन करी है और अपना जजमेंट हेल्ड करी है। तो ये जजमेंट दिया गया है और वैलिडिटी ऑफ द प्रोविज़न भी यहाँ पे चैलेंज करा जा सकता है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ये जो अभी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये एक टसल है लीगल, अब देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें चलती हैं सेंटर में यूनियन में और
दिल्ली में। दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है नया एडिटोरियल, वह एक वेलकम इनिशिएटिव के रूप में आज के द हिंदू एडिटोरियल में ये चीज़ें आई हैं। तो यह क्या चीज़ें हैं? तो ये आयुष जो मंत्रालय है, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये चारों जो मिल के हैं, इनका ICMR में बताया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICMR ये लोग ज्वाइन किए हैं एक साथ आने का विचार। तो एक साथ ये आने का विचार आया है, जिसके कारण जो क्लिनिकल ट्रायल होंगी वो अच्छे से एविडेंस प्रूफ पे होंगी। तो जो भी हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाएंगे उसको रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होगा, तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हमें प्राप्त होंगी, और भी ज़्यादा प्रॉपर रेगुलेटेड मेडिसिन हमें मार्केट में मिलेंगी। तो फेक मेडिसिन जो भी क्रिएट हो जाती थी, जो काम भी नहीं करती थी, वो सब मार्केट से हट जाएंगी। बहुत हद तक लाभ मिलेगा। ये इस सब चीज़ों के अगर ये चीज़ें जुड़ जाती हैं आपस में तो रिसर्च होगा, और जिसके रिसर्च के बाद यहाँ पे चीज़ें निकल कर आएंगी, तो हमें जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। बात करी जा रही है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, तो क्या एविडेंस है कि आयुर्वेदिक सही चीज़ें हैं? यही सब चीज़ों पे यहाँ पे रिसर्च होगा। किसके साथ मिलके? आयुष और ICMR दोनों एक हो जाने की बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो किस किस चीज़ों में? डिजीज कंडीशंस, नेशनल इम्पोर्टेंस लेवल पे, तो हर प्रकार से यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल की बातें चल रही हैं। ये एक बहुत अच्छा वेलकम इनिशिएटिव है। अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये अपना हाथ मिलाता है आयुष से, आयुष मंत्रालय से, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसको बहुत समय पहले ही हो जाना चाहिए। तो कोलैबोरेशंस जो है हुआ है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है केवल आयुर्वेदा तक। याद रहे आयुष मंत्रालय में आयुर्वेदा आता है, यूनानी आती है, सिद्धा आता है और होम्योपैथी आती है। तो ये चारों जो आते हैं, इसमें से आयुर्वेदा को अभी दिया गया है कि इसकी ट्रायल होगी, और तब जाकर कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो निकलेंगी उसकी बातें हम लोगों के सामने आएंगी। तो सिस्टम ऑफ आयुष में योगा आता है, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। बाद में जाके जो रिसर्च होगा, क्लिनिकल ट्रायल होगा, तो ये चीज़ें आगे भी बढ़ सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ सकती हैं मतलब इनको भी ऐड किया जा सकता है, योगा को, यूनानी को, सिद्धा को और होम्योपैथी को भी ऐड किया जा सकता है। आगे चलते हैं। दोनों आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन जो आपका ICMR एलोपैथी की बातें बोली जा रही हैं इनडायरेक्ट रूप में, तो आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन्स जो होंगी ये सारी वैलिडेट करेंगी अपनी किस चीज़ की सुपीरियरिटी को, और कंबाइन करेंगी एक बेटर आउटकम्स को, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट जो चीज़ें करके आएंगी उस पर अच्छे से चीज़ों का इफ़ेक्ट होगा, दवाओं का अच्छा इफ़ेक्ट होगा किस चीज़ पे? डिजीज़ पे, और लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की बीमारियां सॉल्व होती नज़र आएंगी, क्योर होती नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें बहुत सही स्टेप गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया है। तो साइंटिफिक वैलिडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ का अगर हम ट्रायल कराते हैं, उस ट्रायल को अगर सही तरीके से हो जाए, एक नियमबद्ध तरीके से हो, तभी जाके वो चीज़ें सही तरीके से निकल कर आएंगी। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो कंबाइंड थेरेपी ऑफ यूजिंग आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन को एक करने की यहाँ पे बात बोली जा रही है। कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पे है। दे सफ़र फ्रॉम मेजर लिमिटेशन, जैसे कि मेकिंग द आउटकम्स मीनिंगलेस। तो यहाँ पे अगर कई सारी चीज़ों में ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसका जो आउटकम होगा वो कैसे सही होगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ICMR की एक्सपर्टाइज यहाँ पे श्योरली यहाँ पे हेल्प करेंगे और ओवरकमेंगे जो मेजर ऑब्स्टेकल है साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन, स्टैंड एलोन इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो बेन ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन इन इंडिया, तो ये बून है कि बेन है, वो भी हम देख कर लेंगे कि जो हमें हमारी आयुर्वेदा थी वो किस हिसाब से और ज़्यादा आगे जा सकती है, वो भी एक बून के रूप में हम देखेंगे। ICMR इज़ देयर फॉर ए स्टेप राइट डायरेक्शन, तो सही बात है, ICMR जो है एक स्टेप आगे गया है और अच्छे डायरेक्शंस में यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ें थी आपकी, ये यहाँ पे चीज़ें समाप्त होती हैं। अब आती हैं नई सारी चीज़ें यहाँ पे एडिटोरियल की। तो वेलफेयर स्पेंडिंग हैज़ बीन गेटिंग अ रेगुलर, तो यहाँ पे जो प्रून, ये जो प्रून का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो
प्रून का मतलब जो डिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, और जो अमाउंट रिड्यूस हो जाती है, तो जो वेलफेयर स्पेंडिंग है वो बहुत हद तक कम हो गई है, यही यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं बजट पेपर से और देखते हैं ट्रेंड कह रहे हैं कि एडिटर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बजट था वेलफेयर के लिए, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पैसों को खर्चा कम करना शुरू कर दिया है। तो कम कर दिया है खर्चा, पहले जो 100% चीज़ें चलती थी, अब एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद 2014 से ये चीज़ें जब पावर में आई तब जाकर कहीं ना कहीं कम हुई है, और जो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम हुआ है। कुछ स्कीम्स सोशल सिक्योरिटी की हम देखेंगे, उसकी जीडीपी शेयर के बारे में देखेंगे, कितना इस पे एक्सपेंडिचर चलता है उसकी भी हम निगरानी देखेंगे। तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ये जो एड्रेस करी हैं किस चीज़ को देखभाल करती हैं, तो माल नरिशन, चाइल्ड का और हंगर, ये सारी चीज़ को देखती हैं। तो 2021 से हम जहां बात करें तो आंगनवाड़ी का जो प्रोग्राम चल रहा है ICDS, ये किसके साथ मर्ज हुआ है, तो पोषण अभियान के साथ मर्ज हुआ है। ध्यान रहे, क्वेश्चंस बन सकता है। ICDS किसके साथ मर्ज हुआ है, तो पोषण अभियान के साथ मर्ज हुआ है। और न्यूट्रिशन स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, तो एडोलेसेंट गर्ल के लिए भी है न्यूट्रिशन का, पोषक का एक स्कीम ये है। सही बात है, कहीं देश में हर जगह इक्वालिटी नहीं है, और अपने देश में डाइवर्स तरीके का इनकम है लोगों का, जिसके कारण अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज में, हर जोन में, डिवीज़न में अलग अलग प्रकार की लोगों की इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलप है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का एलोकेशंस जो है बहुत ज़्यादा गिर गया, ये सारे स्कीमों का एलोकेशंस गिर गया। कितना गिर गया वो हम देखेंगे। तो 0.13% ऑफ जीडीपी था 2014-15 में, तो ये 0.07, बताइए 0.7% भी नहीं है, 0.07% है ये 23-24 में इन स्कीमों पे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट इट वाज। तो ये एक बहुत बड़ी बातें हैं जो कि समझ से परे हैं, अभी समझ में नहीं आ रही है। ये सोशल सिक्योरिटी की स्कीमों को अगर हम बजट से एकदम निकाल के ही रख देंगे तो हम अपने जो निचले तबके के लोग हैं, एक तरह से मास पॉपुलेशन को हम छोड़ के निकल जा रहे हैं, और मास पॉपुलेशन को छोड़ के हम केवल क्रोनिक कैपिटलिस्ट क्लास को फेवर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और ये ह्यूज डिवाइड हो जाएगा किस चीज़ में, लोगों की इनकम में, लोगों के रिसोर्सेज में ह्यूज डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गैप निकल के आएगा। आगे आती है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां डाटा आया हुआ था, वहाँ पे परसेंटेज किस चीज़ की है, तो एनीमिक, अंडरवेट, स्टंटेड पीपल, यहाँ पे चिल्ड्रेन, और इंडिया जो है 67%, 32% और 36% इन सब चीज़ों में है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि एक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति ये दर्शाता है हमारी। फंड जो है फिर भी इसके अलावा, इतनी सारी दिक्कतों के अलावा भी, इतने सारे अंडरवेट, एनीमिक और स्टंटेड चिल्ड्रेन होने के बाद भी परसेंटेज में वर्ल्ड की जो स्थिति हम लोग रख रहे हैं, वर्ल्ड में रैंकिंग रख रहे हैं, इन सारी एनीमिक में, अंडरवेट में, स्टंटेड में हम रैंकिंग रख रहे हैं, फिर भी हम माल नरिश से भी गुजर रहे हैं, फिर भी हम एक अच्छा फंड हम नहीं दे रहे हैं। तो हमारे फंड कहाँ चले जा रहे हैं, सोचने के लिए विवश हैं। यहाँ पे मिड डे मील स्कीम जो आई थी MDM, वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 करोड़ चिल्ड्रन को कवर करी जा रही थी, और इसका एविडेंस ये है कि स्कीम में अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा था, क्लास के अटेंडेंस भी अच्छी आ रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए गरीब बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ने आते हैं, एक प्रकार से कहीं ना कहीं शिक्षा लेने आते हैं। अगर उनको उन्हीं शिक्षा देने के स्थान पे ही हम उनको अच्छा फूड प्रोवाइड कर दें, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर दें, तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और वो क्लास भी आ पाएंगे, तो उनकी अटेंडेंस और एजुकेशंस भी अच्छी चलेगी, जिसके कारण ये चीज़ें स्कीम बहुत ज़्यादा अप्रेज करी गई थी। लेकिन इसमें क्या बोली जाती हैं, तो यहाँ पे अटेंडेंस, लर्निंग, ये सारी चीज़ें आउटकम आई हैं, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस करी गई हैं स्टंटिंग इन चिल्ड्रेन, थोड़ी सी स्टंटिंग इन चिल्ड्रेन रिड्यूस हुई है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बजट एलोकेशन जो है MDM के लिए डिक्रीज कर दी गई है, कितने परसेंट, 50% ऑफ द शेयर ऑफ GDP। तो ये
कहीं ना कहीं सोचने के लिए पुनः विवश करती है। 50% अगर मिड डे मील स्कीम का बजट हम कम कर देते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या एजुकेशन दे पाएंगे, क्या उनको फीड करा पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। 0.08% 2014-15 में था, जो अभी हो गई है 0.04% 23-24 में। मिनिस्ट्री फिनांस की यहाँ पे रिजेक्ट कर दी है किस चीज़ की, 2021 में, कि हम ब्रेकफास्ट नहीं दे सकते, पैसा नहीं है हमारे पास बच्चों को स्कूल में ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए। यही यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। उसके अलावा एक और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये देखिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का आप उपयोग मेंस में अच्छा से कर सकते हैं। अगर आप इसको टॉपिक बना के लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप सिक्योर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। तो इसलिए इस पॉइंट को भी आप डाइवर्स में सोचा करें। पीएम मातृ वंदना योजना, ये जो है PMMVY, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मातृ सुरक्षात्मक चीज़ें प्रोवाइड करता है। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र करेगा 5,000 रुपये किसको? वुमेन को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, तो उनको 5,000 रुपये ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। कवर ऑल वुमेन एंड बर्थ एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑल वुमेन और बर्थ को यहाँ पे कवर करता है। और स्कीम जो है नीड्स अराउंड 14,000 करोड़। तो इस स्कीम को 14,000 करोड़ की आवश्यकता है, बट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है बजट की एलोकेशन मात्र 3,000 करोड़ रुपए ही हुई है, ऐसा बोला जा रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा बोला जाता है, और फूड सब्सिडी, नेशनल फूड सिक्योरिटी, तो ये फूड सब्सिडी भी इसमें मिलती है, जो कि डिक्लाइन कर दिया गया है। आपको याद होना चाहिए, यह हमारे इंडिया का बैकबोन बन के उभरा था किस समय? पैंडेमिक में, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड मिली थी, तो अपनी ज़िंदगी यापन कर चुके थे। अदरवाइज भूखमरी का हालत हो जाता, लोग स्टार्व हो जाते भूख से ही। तो इसका भी जो जीडीपी का शेयर है 2014 में, और 100 दिन की ये गारंटी देता है कि आपको रोज़गार देंगे, नहीं देंगे तो 15 दिन के अंदर आपको अगर रोज़गार नहीं मिलती है तो आप इनसे क्या ले सकते हैं? भत्ता ले सकते हैं, आपको पैसा घर बैठे ही मिल सकती है। तो NFS से प्रोवाइड सब्सिडाइज ग्रेन टू ओवर 80 करोड़। तो ये 80 करोड़ के आसपास लोगों को हम भोजन पहुंचाते थे, जो कि एक अच्छी बात थी। इसमें भी यहाँ पे एलोकेशंस कम कर दी गई है। तो 0.26% यहाँ पे 14-15 में थी, 0.20% 23-24 में कर दी गई है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर की टू अवॉइडिंग डिजास्टर। तो ये जो चीज़ें हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी हैं। कहीं ना कहीं हम पैंडेमिक में इसका उपयोग किए हैं और लोगों को भोजन एटलीस्ट तो हम दिलवाने में सक्षम हुए ही हैं। मनरेगा जो है 8.55 करोड़ हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। देश में इतनी सारी बेरोजगारी के बावजूद भी छोटे छोटे लोगों को अगर हम रोज़गार दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की इकॉनमी को बहुत हद तक राहत दिलाएगा। तो 93 मिलियन टन्स भी हम ग्रेन स्टॉक PDS डेवलपमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं और हम लोग वहाँ तक डेवलप करते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं ये सारी बेसिक एमिनिटीज़। मनरेगा जो एलोकेशंस, इसकी भी रेपिडली डिक्लाइन होती चली जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। अब ये प्रोग्राम जो है स्कीम ये प्रोवाइड करता है क्या कि पेंशन प्रोवाइड करेगा किसको? एल्डरली को, विडो को और डिसेबल्ड इंडिविजुअल को, अगर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो, और मॉनेटरी असिस्टेंस भी देगा फैमिली को, जो अगर उनके घर के जो भी मेन जो कमाने वाले हैं वो अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आता है। तो इसको याद रखिएगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या क्या प्रोवाइड करता है और ये चीज़ें कैसी हैं। इसका भी शेयर की बात करी जाए तो GTB में इसका भी एलोकेशन 0.6% था 14-15 में, अभी 0.3%। तो ध्यान रहे 50% सारा एलोकेशंस लगभग घटा दिया गया है। तो 23-24 में 0.03% इसको कर दिया गया।
NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है कट कर दी गई है, और एडवाइज फ्रॉम 60 ऑड इकोनॉमिस्ट, तो जो भी इकोनॉमिस्ट थे देश के 60-70 लोग कम से कम इसको कहे थे कि आप इसको और बढ़ाइए बल्कि कम नहीं करिए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें उल्टा चल रही हैं। और पेंशन अमाउंट को 200 पर मंथ फॉर एल्डरली जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, और 300 फॉर विडो के लिए यहाँ पे रिकमेंड करा गया था देश के इकोनॉमिस्टों के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे सुनी नहीं है बात। GDP जो है सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल एजुकेशंस, प्राइमरी के लिए सेकेंडरी के लिए, ये भी बहुत तीव्र गति से डिक्लाइन हुई है। तो अगर हम लोग हेल्थ पे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे, एजुकेशंस पे खर्चा नहीं करेंगे तो हमारे देश के पैसे जा कहाँ रहे हैं। हमारे देश के लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तो वो कैसे जान पाएंगे कि मेरा राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, वो कैसे कमाएंगे खाएंगे। तो आज के डेट में क्या चीज़ें संभव है बिना एजुकेशंस के, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो 0.3% जो 14-15 में थी वो 0.23% 23-24 में हुई है। तो यह एक सरप्राइज होने वाली बात है। यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं कि जो चीज़ें बढ़नी चाहिए थी पेंडेमिक के बाद वो चीज़ें बिल्कुल बढ़ी नहीं, वो चीज़ें घट रही हैं। हालांकि इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, मल नरिशंस, बच्चों का स्कूल बंद हो गया था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, फिर भी स्कूल का जो फंडिंग है वो कम कर दिया गया, एलोकेशन कम कर दिया गया। इतनी सारी प्रॉब्लम हेल्थ को लेके और प्रॉब्लम निकल के आई, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें बढ़ने के बजाय हम लोगों का ग्राफ जो एलोकेशंस है बजट में वो कम होता चला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। यहीं पे दूसरे कंट्री की बात करी जाए तो ग्लोबल जो एवरेज है उससे हम लोगों का चीज़ें कहीं ना कहीं कम है। जो भी चीज़ें वो फंड प्रोवाइड करते हैं अपने बजट में किसी भी फील्ड में, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, सर्विस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के सेक्टर हो, तो ग्लोबली हम लोग जो देखते हैं उससे हम लोगों का बहुत कम है। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर यहाँ पे बहुत कम है। NDA गवर्नमेंट जो अभी चल रही है वो शेयर ऑफ सेंट्रल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन GDP, ये शेयर की बात करी जा रही है। याद रहे शेयर ऑफ सेंट्रल हेल्थ ऑफ एक्सपेंडिचर GDP में वो ऊपर गया है 0.2%, 14-15 से 0.3%, तो बहुत मार्जिनल यहाँ पे बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है कहीं ना कहीं और एक वेलकम चेंज है। बट इट इज़ टू लिटिल और टू लेट, बहुत लेट हो गया है और बहुत छोटा सा चेंजेज है अगर बात करी जाए कोविड आने के बाद से। दूसरा जो डाटा आ रहा है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट, ये यूनिसेफ तैयार करता है। अगर ये पूछ ले स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट कौन तैयार करता है तो ये यूनिसेफ तैयार करता है। और इंडिया का जो है लोवेस्ट वैक्सीनेशन रेट है अभी साउथ एशिया में। तो हम लोग इतना सारा वैक्सीनेशन, करोड़ वैक्सीनेशन किए हैं, फिर भी हम लोगों का वैक्सीनेशन रेट जो है कम माना जा रहा है। कहाँ पे? साउथ एशिया को अगर देखा जाए तो। GDP हम लोगों की रिमेंड स्टेबल फॉर मिड डे मील, ये शेयर ऑफ GDP की बात करी जा रही है। और फूड सब्सिडी एंड हेल्थ केयर ट्रिपल फॉर ICDS और डबल्ड फॉर NSAP, इंक्रीज बाय 45% फॉर स्कूल एजुकेशन एंड कंबाइंड इंक्रीज फ्रॉम 1.48% ऑफ GDP। तो ये शेयर की बात करी जा रही है, याद रहे वहाँ GDP परसेंटेज की बातें बोली जा रही थी, तो ये शेयर की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे 4-5 से 1.8%, 14-15 तक चीज़ें थी, तो ये चीज़ें बढ़ी हैं। 4-5 से अगर कंसीडर करते हैं तो 1.8% के आसपास बढ़ी हैं। लेकिन अभी की बात करी जाए बट देन इट इज़ ड्रॉप टू 1.32% दिस ईयर NDA गवर्नमेंट के शासन में। तो NDA गवर्नमेंट रिलेटिवली सक्सेसफुल डिलीवर कर रहा है किस चीज़ को? टेंजिबल गुड को, ऐसे गुड जिसको हम छू सकते हैं, टेंजिबल गुड कहलाते हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी पैराडिगम सुब्रमण्यम साहब जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्यू वेलफेयरिज्म है ये राइट्स का, तो नया जन कल्याण का ये पॉलिसी लेके आए हैं। और इसमें जो
जीडीपी का शेयर है, जीडीपी का परसेंटेज है, वो काट के किस तरीके से ये जन कल्याण को करेंगे, सोशल वेलफेयर को करेंगे, ये भी समझने वाली बातें होंगी। तो ये क्या कह रहे हैं सुब्रमण्यम साहब यहाँ पे कि हमने कुकिंग फ्यूल दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी और फिनेंशियल इंक्लूजन किया, वुमेन एम्पावरमेंट किया, ये सारी चीज़ों को हमने तीव्र गति से लेके आया, जो 2015 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। याद होगा आपको जनधन आधार आया था और जनधन योजना आया था, बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम आई थी, इंश्योरेंस स्कीम आई थी, ज्योति बीमा योजना आया था, सुरक्षा बीमा योजना आया था, ये सारी स्कीमें लाई गई थी। लेकिन आज के डेट में बात करें तो उनकी परसेंटेज जो है जीडीपी वो डिक्लाइन हुई है, ऐसा बोला जा रहा है। तो वेलफेयरिज्म कैसा चल रहा है भारत में, आप लोग इसको इस एडिटर से इन एडिटोरियल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इस पर क्या है। तो यहाँ पे बात बोली जा रही है सोशल एक्सपेंडिचर इन जीडीपी शुड बी राइजिंग ओवर टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे इंडिया में जबकि बढ़ना चाहिए तो इंडिया का ग्राफ ऐसे चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, कभी ऊपर चला करता था, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो बजट एलोकेशंस जो है अभी तक वो पेंडेमिक से 4.3% ऑफ जीडीपी है, बट वी आर नाउ बैक टू जस्ट 1.5% पे हम आ गए हैं। वर्ल्ड का अगर बात करें, जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शंस रिपोर्ट निकालती है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो ओनली 24.8% ऑफ इंडियन को कवर किया गया है इसमें। अभी तक ये आंकड़ा इतना स्ट्रांग है जो रिपोर्ट ILO निकाली है। तो एटलीस्ट वन सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगेंस्ट एशिया पैसिफिक, एवरेज ऑफ 44%। तो एशिया पैसिफिक में 44% है, यहीं पे 24.8% माने जा रही है। हम लोगों का स्टैग्नेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी 132 को रिजेंबल करता है, जो कि एक डरावनी बातें हैं। हम लोगों के देश में मल नरिशंस की प्रॉब्लम निकल के आ रही है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि सुपर पावर अगर इंडिया बनना चाहता है तो हम कैसे बनेंगे अगर हमारे पास अनएजुकेटेड और अनहेल्दी पॉपुलेशंस होगी। हम रिसेंटली बात करें तो ग्लोबली हम मिड 2023 तक हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएंगे अगर 2023 की बात करें तो। उसके बाद भी अगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहेगी तो और अनएजुकेटेड भी बहुत ज़्यादा रहेंगे और अनहेल्दी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो कैसे सुपर पावर विश्व गुरु बनने का हम सपना देख सकते हैं, जो कि एक गलत बात है। यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बजट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, सही दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है, ऐसा बोला जा रहा है। और फिस्कल जो दिक्कतें आ रही हैं कि पैसा नहीं है, प्रूडेंस, उसका क्या सजेशंस एडिटर दे रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो भी एक लॉजिक वाली बात है, इसको भी हम देख ही लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहे हैं कि 4.3 लाख करोड़ आप रिवेन्यू जो है वो चली गई है, किस चीज़ के लिए, टैक्स कंसेशन दे दी है एनडीए गवर्नमेंट अपने फेज 1 में। तो 4.3 लाख करोड़ बहुत बड़ा रकम होती है, ये रकम कितने देश की इकॉनमी भी है। दूसरा जो बात है 1.85 लाख करोड़ जो है 19 से 21 के आसपास चली गई, वो किसमें, कारपोरेट का जो लोअर टैक्स रेट कर दिए। तो जो भी कैपिटलिस्ट क्लास है उसका हम पहले 25% लगभग में लेते थे, अभी 15% कारपोरेट टैक्स कर दिया गया है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। दूसरा एडिटोरियल आता है आपके सामने, डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऑफ द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट। तो राइट टू हेल्थ एक्ट लेके आया है आपका प्यारा अपना राजस्थान। तो इस बिल को हम देखेंगे और इस बिल से समझेंगे क्या क्या बिल में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे समझेंगे। तो कुछ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एग्री हुई है कि कुछ चीज़ को यहाँ पे अलग करने की, और कुछ डॉक्टर इसको ड्रेकोनियन लॉ, बहुत कठोर लॉ भी बोल रहे हैं। कुछ एक्टिविस्ट इसको लार्जली इसके साथ खड़े भी हुए हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट कुछ इसके साथ भी खड़े हुए हैं। किसके साथ, राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल। तो जो बिल लेके आई है राजस्थान, उसी की बातें यहाँ पे चल रही हैं। प्राइमरी बातें यहाँ पे क्या बोली जा रही हैं कि यहाँ पे जो सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है पहला प्रीव्यू, तो वो देखेगा और समझेगा, उसके बाद अमेंड किया जाएगा बिल और पास किया जाएगा। मार्च 21 2023 को ये चीज़ें आईं। तो 21 2023 तक ये चीज़ें चलकर आईं और इसमें क्या चीज़ें थी, इसमें प्रोटेस्ट भी
चीज़ें हुई जब इसको लागू करने की बातें चली। तो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की बातें बोली जाएँ, देश में राज्य में लागू करने की बातें बोली जाएँ, यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आए। तो क्या प्रॉब्लम है? सेलेक्ट कमेटी अमेंडमेंट यहाँ पे करी है क्या? कुछ डेफिनेशंस को। तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस को ही कुछ बदल दिए हैं जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आई है। तो क्या था वो? एक्सीडेंटल इमरजेंसी का डेफिनेशन बदला गया, इमरजेंसी केयर का डेफिनेशन बदला गया, फर्स्ट एड का डेफिनेशन बदला गया और ये ऐड कर दिया गया बिल में। इन एडिशन इसके अलावा क्या क्या चीज़ें टर्म ली गई? तो डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर वाज इंट्रोड्यूस। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है क्या? डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सिस्टम, डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर इंट्रोड्यूस किया गया और रीइम्बर्समेंट क्लॉज किया गया कि अगर कोई इमरजेंसी में है, अनपेड है, तो उसको भी सुविधा मिलनी चाहिए। ये एक अच्छा मूव है, ये अच्छी चीज़ें हैं। तो ये एक कमेंडेबल है, एडिटर इसकी सराहना कर रहे हैं। अगर कोई भी आता है उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सही से मिल जाती है बिना पैसे पे किए, तो ये अच्छी बात मानी जाती है। स्टेट की जो हेल्थ अथॉरिटी है इंक्लूड करती थी 3 रिप्रेजेंटेटिव को फ्रॉम आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आते हैं और देखते हैं ये जो बिल आया हुआ है वो बिल में हम कैसे इस सब चीज़ का फ़ायदा भी ले सकते हैं। अभी आपको याद होगा कि आयुष मंत्रालय और ICMR भी एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, तब जाकर के ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसी तरीके से ये जो बिल राजस्थान लाया है, तो हमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस की भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी भी बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस चीज़ें उठाई और जो चीज़ें सही हैं और उसको थोप दिया गया, ये चीज़ें बहुत बर्डन के रूप में सामने आएंगी। तो यहाँ पे स्वैप करने की बात करी जा रही है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको स्वैप करने की बातें बोली जा रही हैं। दिस अथॉरिटी विद लिटिल और नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ फ्रेटर्निटी। जो पब्लिक हेल्थ फ्रेटर्निटी हैं इसमें अथॉरिटी में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी एक अच्छी बातें नहीं है। तो आप अगर जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो सोचते हैं, हाँ, उन्हीं को अगर आप नहीं लेंगे, डॉक्टर्स को नहीं लेंगे, किसी भी पब्लिक हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव फ्रेटर्निटी को नहीं लेंगे, उनसे समुदाय हॉस्पिटल वाले समुदाय के व्यक्तियों को यहाँ पे ऐड करके पॉलिसी नहीं बनाएंगे आप, तो ये बहुत हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यही यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो जो एक्ट बनाया जा रहा है वो किस रूप से बनाया जा रहा है, ये भी क्वेश्चंस निकल के आ रही हैं। आगे जो इस बिल में मेंशन है कि जो भी ग्रीवांसेस रिड्रेस करी जाएंगी वो यहाँ पे ओवरऑल किया जाएगा, उसकी सुनवाई किया जाएगी। इस बिल में ऐसी चीज़ें बदल दी गई हैं, इस बिल में डाल दी गई हैं। और जो भी ग्रीवांसेज होंगे पेशेंट के, वो 24 आवर्स के अंदर इसको टैकल कर लिया जाएगा उसी इंस्टीट्यूट के द्वारा और 3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएगा रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट तरीके से कैसे काम होगा, जबकि हॉस्पिटल को बहुत सारे कार्य करने होते हैं। आगे जो बात करी जा रही है, राइट टू एक्ट जो है लैकिंग कर रहा है पब्लिक हेल्थ में, और रिप्रेजेंटेशन जो है इल पोजीशंस है। ये तो सही बात है, अगर आप डॉक्टर को ही उनके स्टाफ्स को ही अगर पब्लिक हेल्थ फ्रेटर्निटी को आप नहीं ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पैन इंडिया लेवल पे इसकी कॉपी होगी और ये स्टेट की एक मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि यूनियन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। याद रहे, जो हेल्थ का सब्जेक्ट है वो आपका स्टेट के अंदर में जाता है, लेकिन पेंडेमिक में बहुत हद तक यूनियन भी निकल के सामने आया था और हेल्प किया था। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ये सब चीज़ें कंकरेंट चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आगे जो बात बोली जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट एश्योर किया है, यहाँ पे जो बिल लाया है उसमें यह मेंशन किया है कि प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी जो भी हॉस्पिटल हैं जिनके पास 50 बेड से कम है वो इस दायरे में नहीं आते, वो इस दायरे में, इस एम्बिट में नहीं आते, तो उनको कहीं ना कहीं टेम्पोरली राहत दी गई है ये सब चीज़ से। तो इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट और लेबर एक्ट की अगर बात करी जाए, जो EMTLA है, जिसको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट और लेबर एक्ट बोला गया है US के लेजिस्लेशन में, तो ये इंश्योर करता है पब्लिक एसेस टू इमरजेंसी केयर। तो इमरजेंसी केयर को एसेस करता है, जो कि 98% ऑफ द हॉस्पिटल को कवर करता है, लेकिन यहीं पे ये
क्या करते हैं, प्राइवेट एंटिटी जो 50 बेड से कम है उनका हॉस्पिटल यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है। तो हम कैसे इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं, ये सोचने वाली बातें होंगी। कहीं ना कहीं दोनों प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो पॉलिसी बना दिया गया है वो डॉक्टर की फ्रेटर्निटी को, डॉक्टर के कॉम को लोगों को यहाँ पे ऐड नहीं करी गई है। यहाँ पे नया न्यूज़ निकल के आ रहा है, इन्फ्लेशन जो है स्लिप हो गई है, 18 मंथ लो है 4.7% के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल 2023 में। लेकिन इसका डिक्लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फूड प्राइजेस का गिरना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बताया जा रहा है, जो अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन गिरी है। तो अच्छी बातें हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा देश में नहीं बढ़े, नहीं तो दिक्कतें कई प्रकार से आ जाती हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो हिडेनबर्ग का केस आया था, किसके ऊपर, अदानी विल्मर ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पे अदानी के ऊपर 3 मंथ के आसपास यहाँ पे सेबी को टाइम दिया है कि जो भी इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं आप अपना जॉब, आप अपना काम फिनिश करके 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जल्दी से सबमिट करो भैया, कोई उल्टा पुल्टा काम ना करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से लॉ पास करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर ये सर्वे को रोका गया। और ये ऐसा बातें बिहार बोला है कि हम किसी भी रूप में इस कास्ट सर्वे को रोकेंगे नहीं, इसके लिए लॉ भी फ्रेमवर्क करना पड़े तो लॉ हम लेके आएंगे और तब जाके इसको पास करेंगे। लेकिन भैया पास तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि कास्ट के बारे में हमें जानकारियाँ ज़रूर होनी चाहिए। बिना कास्ट के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कास्ट की जानकारियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है आप बहुत हद तक लोगों से उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान पाएंगे, उनकी नीड के बारे में जान पाएंगे, इनकम के बारे में जान पाएंगे, लोगों के कार्य व्यवहार के बारे में जान पाएंगे, लोग की मैरिटल स्टेटस के बारे में भी जान पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस कास्ट सेंसस में पूछ लिए जाते हैं, जो कि इलीगल भी क्वेश्चंस यहाँ पे धर दबोचे जाते हैं। नेक्स्ट जो आ रही है वो कुकी 10 जो है कुकी लेजिस्लेचर स्टेट के मणिपुर में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड कर चुके हैं। यहाँ पे मणिपुर कहाँ है, मणिपुर आपके नॉर्थ ईस्ट में है, एक स्टेट है मणिपुर की। वहाँ की कुकी जो ट्राइब है, अगर पूछ ले कुकी ट्राइब कहाँ की है तो मणिपुर की ये ट्राइब है। और ये यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर दिए हैं। ध्यान रहे मीती एक ट्राइब है, मैं पहले आपको बता दिया था, और ये मीती कम्युनिटी भी आपकी मणिपुर की ही है। ये मीती कम्युनिटी भी कह रही है कि हमें भी एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब में हमें भी ऐड कर लिया जाए, ऐसा ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी के वजह से कुकी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने बैठ गई कि हमें इनके विरुद्ध में कि इनको बिल्कुल भी ऐसा चीज़ें नहीं दिया जाए। ऐसी यहाँ पे टसल निकल के आ रही है और यहाँ पे एमएलए का भी डिमांड यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे ये सारी चीज़ें डील होती हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट्स फैले हुए हैं, लोगों को आपस में ही आप यहाँ पे कई लोग लड़ रहे हैं। रसिया डीप फेक ऑनलाइन लॉबिंग यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे तुर्की के एर्डोगन यहाँ पे बोले हैं, तुर्की प्रेसिडेंट तैयब एर्डोगन, तो यहाँ पे इसकी लॉबी रसिया की चलती हुई नज़र आ रही है, जो इलेक्शंस को भी इम्पैक्ट करती है। फैमिली यहाँ पे शेल्टर ले रही है म्यांमार में। कहीं ना कहीं साइक्लोन मोचा, याद रहे साइक्लोन मोचा म्यांमार में इम्पैक्ट मचाया है, तबाही मचाया है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों को कैंप में डाला गया है। लिंडा यकारिनो ट्विटर की नई सीईओ बनाई गई है। तो ये नाम याद रहना चाहिए, लिंडा यकारिनो। तो यह देख सकते हैं ट्विटर की नई सीईओ आपके सामने आ चुकी हैं। ये वोटिंग कराए थे कि क्या मैं सीईओ रहूं ट्विटर की कि नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल दिए थे भैया आप नहीं रहो, आप हट जाओ। तो ये नई सीईओ लेके आ गए हैं। जेलेंस्की को अभी यहाँ पे रोक दिया गया है एड्रेस करने के लिए, किस चीज़ को, यूरोविजन सॉन्ग यूके में ये जा रहे थे, तो इनके लिए इनको रोक दिया गया है। तो ये जेलेंस्की कहाँ के हैं, यूक्रेन के लीडर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ग्रांट किया है बेल किसको, इमरान को, कि आप पुलिस इनको अरेस्ट नहीं करे। तो आप देख सकते हैं फॉर्मर यहाँ के पीएम रह चुके पाकिस्तान के, और इमरान खान को तुरंत रिहाई के लिए बोला गया है, तो जो कि अनलॉफुल तरीके से इनको अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ओलंपिक मेडलिस्ट
खिलाड़ी हैं, देश की आन मान शान है और देश का नाम ग्लोबल लेवल पे जाके रोशन किया है इन्होंने। तो इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे ले जाना बहुत कठिन बात है और ये उस फील्ड के खिलाड़ी हैं जिस फील्ड में हाई कॉम्पिटिशन्स होती है। तो ये जेबिलॉन थ्रो है, इनके हाथ में ये भाला देख सकते हैं। इनके टॉप परफॉर्मेंस को हम देखें तो अभी रिसेंटली ये 88.67 मीटर का ये नीरज चोपड़ा दोहा में जो अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, दोहा डायमंड लीग चल रही थी, वहाँ पे ये फेंके हैं 5 मई को। और इनकी जो टॉप 10 थ्रो है वो हम देख लेते हैं तो 89.94 स्टॉकहोम में फेंके हैं 30 जून 22 को, 89 तुर्की में फेंके हैं, 89 लुसाने में फेंके हैं, 88 दोहा में आज का जो 5 मई का रिपोर्ट है वो फेंके हैं। तो ये इनका फेंकने का पूरा 10 जो सबसे लंबा डिस्टेंस कवर किया है इनका जेबिलॉन, वो यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये दोहा में याद रहे आपको, ये दोहा में भी अपनी रैंकिंग जमा चुके हैं, दोहा में भी ये पदक जीत चुके हैं। एक नया कीर्तिमान रच दी हैं आपके यशस्वी जायसवाल ने। आईपीएल के खिलाड़ी 21 साल की उम्र में ये मात्र 13 डिलीवरी में 50 रन पूरा कर चुके हैं। तो यह एक सबसे फास्टेस्ट 50 आईपीएल में बनाने वाले शख्स बन गए हैं और इनकी बैटिंग की तारीफ बहुत सारे प्लेयर, बड़े बड़े धुरंधर लोग किए हैं और ये बड़े लोगों से अनुभव लेना बिल्कुल नहीं भूलते। तो बड़े लोगों का सहायता लेके, अनुभव लेके आगे बढ़ना अच्छी बात होती है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हृदय और नैन्सी जो हैं, एयर राइफल में सिल्वर मेडल लेके आई हैं बाकू वर्ल्ड कप में। तो बाकू वर्ल्ड कप कहाँ है? अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, याद रहे इसकी कैपिटल भी आपसे पूछ सकती है। और हृदय और नैन्सी किस फील्ड के खिलाड़ी हैं ये भी पूछ सकता है, तो एयर राइफल की खिलाड़ी हैं, ये याद रहना चाहिए आपको। ये थी आज की पूरी द हिंदू ताज़ा खबर, द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस फ्रेंड्स। ये सारी डिटेलिंग आपको दे दिया गया है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसकी सारी डिटेलिंग PIB न्यूज़, द हिंदू, फ्रंट लाइन और ये सारी चीज़ें एक जगह मैं लेके आता हूँ, जिसके कारण आपको आसानी से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।